नमस्कार बच्चों। एक बार फिर आपके साथ आलोक धनवा की कविता सफ़ेद रात लेकर के, क्योंकि इस कविता में आलोक धनवा जी बताते हैं, कुछ इसके सार समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो वाचन है वो हमने बहुत पहले एक वीडियो इसका डाला था, पर आज हम इसके सार और इसकी व्याख्या के बारे में कुछ संक्षिप्त में बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें कवि आलोक धनवा क्या कहना चाहते हैं। इसका सार समझें कि जो ये कविता है, इसमें कवि ग्रामीण और शहरी परिवेश में आए परिवर्तन के विषय में भी बताना चाहते हैं। इसको कई संदर्भों में लिया जा सकता है, यानी कि वर्तमान में ग्रामीण परिवेश क्या है, ग्रामीण जीवन क्या है और शहरी जीवन क्या है, पहले किस तरह का था, इसके बारे में बात की गई है। इसके बारे में ये भी बात की गई है कि जो गाँव में पहले जो चीज़ें हुआ करती थी वो भी अब गाँव में नहीं रही हैं। वो गाँव भी अब गाँव नहीं रहे हैं, वो भी शहर का रूप ले चुके हैं और पहले जैसी चीज़ें गाँव में भी नहीं रही हैं। दूसरी बात वो यहाँ पर ये बताने का प्रयास करते हैं, कविता को विभिन्न संदर्भों में समझाने का प्रयास करते हैं कि क्या गाँव में जो कवि पहले छोड़ कर के आए थे वो चीज़ें अभी भी विद्यमान हैं वहाँ पर? क्या अभी भी वो चीज़ें रह गई हैं वहाँ गाँव में, जो वो पहले देखा करते थे, खेला करते थे, उस तरह की वनस्पति, उस तरह के जंगल, उस तरह की घास, ये सारी चीज़ें? तो कह रहे हैं कि नहीं, वो सारी चीज़ें भी नहीं रही हैं, गाँव भी बहुत बदल गए हैं। और शहर में क्या हुआ है, शहर क्यों उसको नहीं खींच पाते कवि को, शहर में मन क्यों नहीं लगता है, इस सफ़ेद रात में क्या है? अंत में हम इस सफ़ेद रात शीर्षक की उपयोगिता समझेंगे कि ये इसका उद्देश्य क्या है, सफ़ेद रात रखना। हम उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले थोड़ा और इसके बारे में समझ लें कि क्या है इस चाँद के उजाले में, और जो शहर बने हैं, जो शहर बसे हैं, यहाँ आकर के लोग रहने लगे हैं, तो किस बुनियाद पर ये शहर बसे हैं, इसकी बुनियाद के पीछे है गाँवों का टूटना, घरों का टूटना, परिवारों का टूटना। घरों के टूटने से मतलब है परिवारों का बिखरना, यानी कि जो संयुक्त परिवार में रहते थे वो अब किस तरह से अकेले हो गए हैं, एकल परिवार में रह रहे हैं, और उसी को आधार बना करके, यानी कि जब वो गाँव के संयुक्त परिवार टूटे हैं तब जा कर के ये शहर बने हैं। कवि ये भी कहना चाहते हैं, क्या शहर में बसने का मतलब यही है कि शहर में ही खत्म हो जाना? यानी कि गाँव की जो भी चीज़ें हैं, गाँव में जो आकर्षित करती थी वो चीज़ें, जो वस्तुएँ, जो प्रकृति, वहाँ के खेल, वहाँ का वातावरण, वो सब शहर में ही खत्म हो जाएँगे? क्या वो एक प्रश्न चिन्ह हमारी पीढ़ी के लिए छोड़ रहे हैं? क्या ऐसा होना चाहिए? अब वो आगे एक और भी बात करते हैं। गाँव की बात करते-करते वो फिर शहरों की बात, और शहरों से मतलब जो देश की बदलती हुई तस्वीर है, जो देश में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर के जिस तरह के झगड़े होते हैं, हम उनको सांप्रदायिक झगड़े कह सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे जिनको हम कह सकते हैं। और जो पहले हुआ करती थी, प्रेम, सद्भाव, मैत्री से लोग रहा करते थे, वो चीज़ें भी नहीं रह रही हैं। तो वो ये भी कहते हैं कि अब कोई भी शहर पहले जैसा नहीं रहा, ना तो लखनऊ रहा है, ना इलाहाबाद, ना अलीगढ़, कोई भी शहर नहीं रहा पहले के जैसा। वहाँ पर हर कई तरह की हिंसा और कई तरह के सौदाई, है ना? हैदराबाद, अमृतसर, श्रीनगर, यहाँ पे हिंसाएँ हो रही हैं, कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, कहीं आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, और बहसें नहीं होती अब, हत्याएँ होती हैं। यानी कि बहसें नहीं हो पाती किसी बात को लेकर के, यानी कि लोग इतने असहिष्णु हो गए हैं, सहनशीलता तो है ही नहीं, कि किसी को मरने मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, किसी बात को लेकर के बात नहीं कर पाते, वाद विवाद नहीं कर पाते, बहस नहीं कर पाते, उनका अंत भी हत्याओं में होता है। अब फिर वो उसकी भी बात कर रहे हैं कि जो भारत विभाजन की त्रासदी है उसकी बात कर रहे हैं, लाहौर जो अलग हुआ है कहाँ है? अब लाहौर जो पहले हुआ करता था वो भी लाहौर अब नहीं रहा है। और बगदाद के बारे में भी यहाँ पर बात करते हैं कि जो बगदाद जो शहर है, अरब का शहर है, वो अरब में अब कहाँ है? यानी कि जैसा पहले हुआ करता था वो भी नहीं। यानी कि कभी सिर्फ लखनऊ, इलाहाबाद की बात ही नहीं करते,
वो बात करते हैं, लाहौर की भी बात करते हैं, बगदाद की भी बात करते हैं। कहने का मतलब है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया में जो परिवेश बदला है, वो परिवेश जो पहले हुआ करता था, वो परिवेश अब कहीं नहीं रहा। और एक तरफ वो व्यंग भी करते हैं कि जो युद्ध सरदारों की बात करते हैं कि जो युद्ध करने वाले यानी कि जो नेता हैं, जो युद्ध चाहते हैं, नेता का मतलब जो देश युद्ध चाहते हैं। अब भारत तो एक ऐसा देश है जो किसी से युद्ध नहीं चाहता, हाँ, पर वो अपनी सुरक्षा के लिए लड़ा रहता है। पर जो युद्ध सरदार हैं, जो युद्ध चाहते हैं, वो फिर से क्या किसी देश को, बगदाद को, किसी भी जगह को वो बना सकते हैं? वो नहीं बना सकते। वो तो एक खजूर का पेड़ भी नहीं उगा सकते, यानी कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं वो जो युद्ध सरदार जो देश को चलाना चाहते हैं, जो जिनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा हैं, महत्वाकांक्षा कहते हैं कि यानी कि वो बहुत चाहते हैं, ज़मीन चाहते हैं, दूसरे देशों की सीमाओं पर अतिक्रमण करना चाहते हैं, ऐसे जो देश हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। पाकिस्तान, चीन जैसे देश, मैं स्पष्टता कह देना चाहता हूँ कि इन देशों के बारे में यहाँ कहा जाता है, क्योंकि भारत ऐसा देश नहीं है। वो उसकी महत्वाकांक्षाएं ये नहीं है कि हाँ, वो किसी की जमीन दाव करके, किसी की सीमाओं पर अतिक्रमण करके, हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए वो तत्पर रहता है हमेशा। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे युद्ध सरदार जो हैं, और युद्ध सरदारों क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। और ये जो युद्ध सरदार हैं, इनका बिगड़ता भी क्या है? यानी कि जिस तरह से जान माल की हानि, जिस तरह से जनता की वो होती है, जिस तरह से समस्याएं आती हैं, युद्ध के बाद भयंकर भीषणता आती है, उसे वो क्या कर सकते हैं? उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और आगे वो ये भी बताते हैं कि जिस तरह से वातावरण हुआ करता था, एक फिरोजी रूमाल बांधे एक लड़की गली में दिखती थी, अब वो नहीं दिखेगी। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से स्वच्छंद वातावरण यानी कि भय मुक्त वातावरण एक लड़की घूम रही है अपना निश्चिंत होकर के, अब वो नहीं घूमेगी, नहीं घूम सकती, क्योंकि अब माहौल वैसा नहीं रहा। आए दिन कुछ न कुछ ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं कि लोग भय के साए में जीते हैं, तो अब वो नहीं है। और अंत में कवि ये कहना चाहते हैं इसके कविता को समाप्त करते हुए कि जब भगत सिंह का वृतांत लेते हैं, भगत सिंह के संदर्भ में लेते हैं, शहीद भगत सिंह के संदर्भ में, वो कहते हैं कि जब वो फांसी के तख्ते की ओर बढ़े थे तो अहिंसा थी, और उनका सबसे मुश्किल सरोकार उन्हें कबूल होता तो युद्ध सरदारों का न्याय, तो वो भी जीवित रह लेते। कहने का मतलब है कि वो क्षमा याचना में विश्वास नहीं रखते थे। उनको स्पष्टता कहा गया था कि भगत सिंह, आप फांसी की सजा आपकी माफ़ कर दी जाएगी, आप बस माफ़ी मांग लें। हाँ, गांधी जी ने खुद कहा था कि आप माफ़ी मांग लो और आपको ये फांसी नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अगर उन युद्ध सरदारों का कोई बात न्याय है, युद्ध सरदारों का जो न्याय है, वो अगर उनको कबूल होता तो वो जीवित होते। यानी कि युद्ध सरदार जो चाहते हैं, जो देश के नीति नियंता जो चाहते हैं, देश पर जो राज करते हैं, यानी कि देश की सरकारें जो चाहती हैं, अगर इस तरह से उन्होंने भी बात मानी होती, अगर उनका न्याय उन्हें भी कबूल होता, यानी कि स्वीकार होता भगत सिंह को, उन्हें भी ये सब स्वीकार नहीं था, तो वो भी जीवित रह लेते, बर्दाश्त कर लेते, धीरे-धीरे उजड़ते रोज़ मरते। पर वो धीरे-धीरे रोज़ मरते। यानी कि जब हम अपने स्वाभिमान को बेच करके या आत्मसम्मान को गिरवी रख करके, आत्मसम्मान को गिरवी रखने से मतलब है कि जब हम अपना आत्मसम्मान से नहीं जीते, जब हम स्वाभिमान से नहीं जीते। अब भगत सिंह हैं, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मरूंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा, ऐसे 10 भगत सिंह पैदा होंगे, हर मेरी रक्त की बूंद से इंकलाब आएगा। तो वो ये चाहते थे कि इस तरह से वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो ऐसी इस कविता में जो गांव से लेकर के और पूरे विश्व की हमें यात्रा कराती है, तो ये कविता ऐसी कविता है जो अगर हम इसके शब्दों पर जाएंगे, शब्दों के अर्थों पर जाएंगे, तो काफ़ी विस्तार हो जाएगा कविता का अर्थ बताने के लिए। ये इसका सिर्फ सार सार मैं बता रहा हूँ कविता का, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं। तो सार में वो सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो शहर थे, अब वो कैसे, यानी कि शहर है। हाँ, मैं अंत में ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये जो यहाँ पर सफ़ेद रात से मतलब क्या है? सफ़ेद रात से मतलब यहाँ पर है जो चकाचौंध की दुनिया है, यानी कि शहरों की दुनिया है, जो कृत्रिम रोशनी है। सफ़ेद रात से मतलब, यहाँ कई बच्चे या कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि सफ़ेद रात से मतलब पूर्णिमा की रात से है। पूर्णिमा की रात से नहीं है, ये सफ़ेद रात यानी
कृत्रिम रात जो हमें दिखाई देती है, जो प्रकाश नैसर्गिक नहीं है, जो प्राकृतिक प्रकाश नहीं है, यानी कि जो लाइट्स लगी हुई हैं, शहर की जो चकाचौंध है, उसको सफ़ेद रात कहा गया है। क्योंकि पूनम की और पूरी चाँद तो गाँव में हुआ करती थी, जब चंद्रमा की चाँदनी में या चाँदनी रात में जब वो छत पर लेटा करते थे कभी, पर ये तो सफ़ेद रात है और इस सफ़ेद रात को वो देखते-देखते, सोचते-सोचते कहाँ तक पहुँच जाते हैं कि कितना सब कुछ बदला हुआ है इस सफ़ेद रात में। यानी कि इतना सफ़ेद रात में मतलब कि इस समय के अंतराल में कितना कुछ बदल गया है और कितना कुछ हो गया है, कितने परिवार बिखर गए हैं, तब जाकर के ये शहर बसे हैं। और मुझे वो बचपन याद आता है और वो उन्हें वनस्पति याद आती है, वो पेड़ याद आते हैं, महोगनी के पेड़ याद आते हैं और वो कहते हैं कि वहाँ पर जो माहौल है, वो वातावरण है, वो रहा नहीं। अब ना लखनऊ पहले जैसा रहा है, ना अलीगढ़, ना इलाहाबाद, कोई भी हैदराबाद, अमृतसर, बम्बई, कुछ भी, श्रीनगर भी पहले जैसा नहीं रहा। यानी कि कोई भी शहर पहला जैसा नहीं है और यहाँ पर सब लोग हिंसा की तैयारी में और हिंसा की ताकत में लगे रहते हैं, यानी कि लड़ने झगड़ने में लगे रहते हैं और बहसें नहीं चलती, हत्याएँ हो रही हैं। और सिर्फ़ यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मुझे मैं भी भारत में रहने का कोई अर्थ समझना चाहता था और वो कह रहे हैं कि सारा कुछ बदल गया है, ना सिर्फ़ भारत में ही बदला है, पूरे विश्व में बदल चुका है। यानी कि जो लाहौर है वो भी और बगदाद है वो भी सब नहीं रहा और जो ये युद्ध करना चाहते हैं, यानी कि जो दूसरे देशों को सताते हैं या सताना चाहते हैं, उनकी सीमाओं पर आक्रमण करना चाहते हैं, उनको अतिक्रमण करना चाहते हैं, उनको ज़रा सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं, क्या जो ध्वस्त हुई चीज़ है या विनाश जो हो चुका है, उन चीज़ों को क्या वो फिर से बना सकते हैं? वो बिल्कुल भी नहीं बना सकते और इतना जो माहौल है वो भय का हो गया है कि इस माहौल में कोई भी जीना जीना क्या मतलब अच्छा नहीं लगता, कोई भी भयमुक्त नहीं रह सकता, माहौल इतना ख़राब हो चुका है, वातावरण इतना ख़राब हो चुका है और अंत में वही जो वो कह रहे हैं, वो भगत सिंह के संदर्भ में कहते हैं कि उनको भी युद्ध सरदारों का न्याय बर्दाश्त नहीं था। वो चाहते तो माफ़ी माँग कर के जीवित रह सकते थे, परंतु उन्होंने अपने आत्मसम्मान की खातिर, स्वाभिमान की खातिर ये सब नहीं किया और वो अपनी आखिरी साँस तक लड़ते रहे।